तो हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम पार्ट 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी डीलेड थर्ड सेमेस्टर के साइंस का जो मैराथन क्लास लेकर चल रहे थे, उसका ये पार्ट सेकंड है। इसमें हम लोग कार्बन और उसके यौगिक पर आ चुके हैं। तो यहाँ से टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले का अगर वीडियो आपने नहीं देखा, चैनल पे जा करके आप जरूर देखें। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि ओजोन छिद्र का कारण क्या है। मतलब जो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर है जो क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें ओजोन में छिद्र हो जाता है। किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण या बम विस्फोट से निकली गैस के कारण, जिससे क्या होता है, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं जो कि नुकसान करती हैं। तो ओजोन छिद्र होने के कारण चार दिए गए हैं। पहला, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड NO के कारण। दूसरा, ज्वालामुखी विस्फोट से निकली गैसों के कारण निकली क्लोरीन गैस के कारण। पहला क्या, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के कारण जो है ओजोन परत में छिद्र हो जाता है। दूसरा, ज्वालामुखी विस्फोट से निकली गैसों के कारण निकली क्लोरीन गैस यानी Cl2 गैस, और बम विस्फोट से निकली गैस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, NO हो गया, क्लोरीन हो गया, बम विस्फोट से निकली गैस, और हमारा CFC हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं, अम्लीय वर्षा क्या होता है। सर्वप्रथम इस शब्द युग्म का प्रयोग रॉबर्ट अंगस ने 1872 में किया था। किसने किया था? रॉबर्ट अंगस ने 1872 में किया था अम्लीय वर्षा का शब्द का प्रयोग। अम्लीय वर्षा का अर्थ वर्षा जल में अम्ल की अत्यधिक मात्रा का होना है। वर्षा जल में अम्ल की अत्यधिक मात्रा का होना है, यानी पानी जब गिरता है तो पानी के साथ साथ उसमें अम्ल की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो उसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा से प्रभावित देश इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका आदि। यहाँ पर जो है ये लोग ज्यादा प्रभावित हैं। वैसे ताजमहल का भी रंग चेंज हो गया है, पीला पड़ गया है सफेद से, तो ये अम्लीय वर्षा के कारण ही हुआ है। अम्लीय वर्षा के कारण मतलब किस कारण से अम्लीय वर्षा होती है? वायुमंडल में उपस्थित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जलवाष्प से के साथ मिलकर यानी पानी के साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, यानी H2CO3 बना देते हैं, यानी CO2 प्लस H2O। तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाते हैं H2CO3। ठीक, कार्बोनिक अम्ल बन गया, जिसके कारण वर्षा के जल की प्रकृति कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? सूर्य से आने वाली विकिरण को ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक, जिससे सूर्य की किरणें परावर्तित नहीं हो पाती हैं, जिससे पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। तो इसको हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जैसे क्या होता है, हम लोग देखे होंगे पौधे घर में ऊपर से क्या होता है, एक पन्नी टाइप लगाई जाती है जो क्या करती है, सूर्य के प्रकाश को आने तो देती है विकिरण को, लेकिन वापस लौटने नहीं देती है, और पौधा घर यहाँ पे गर्म बना रहता है। तो इसी प्रकार से इसी लेयर का काम करती हैं ग्रीन हाउस गैसें भी। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं जो इस लेयर का काम करती हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है, ओ मीना कल का काजल आएगी, ओ मीना कल काजल आएगी, ओ मीना कल काजल आएगी। तो ओ माने ओजोन, मी माने मीथेन, ना माने नाइट्रस ऑक्साइड, कल माने फ्लोरोकार्बन यानी CFC, और का माने कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और जलवाष्प यानी H2O। तो ये सभी ऐसी गैसें हैं जो क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैस का काम करती हैं। ओ मीना कल काजल आएगी, ओ माने ओजोन, मी माने मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। अगला देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना। ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने 1842 ईस्वी में दिया था। ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रभाव क्या होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, ओजोन परत का क्षय होने लगता है, वायु प्रदूषण होने लगता है, गर्मी बढ़ जाती है, जल स्रोत अम्लीय हो जाते हैं। अगला देखते हैं कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बी शब्द से बना है, कार्बो शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कार्बन। कार्बन का संकेत C होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। भाई 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो पहली कक्षा में, दो अगली में, 4, तो संयोजकता हो जाएगी 4।
इस तरीके से 4 वैलेंसी निकलेंगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इसमें 6 होंगे। द्रव्यमान संख्या निकालना हो तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या करेंगे। कार्बन की उपस्थिति, हीरा में कार्बन, कोयला में, ग्रेफाइट में कार्बन में, पेट्रोलियम साबुन आदि वस्तुओं में कार्बन की उपस्थिति रहती है। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन के गुण, पहला गुण श्रृंखलन का कार्बन में होता है, दूसरा चतुसंयुक्ता, 4 संयुक्ता है। श्रृंखलन का गुण, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं से मिलकर आबंध बनाने की क्षमता है। जब कार्बन कार्बन के ही अन्य परमाणु से मिलकर संयोजी बंध बनाकर एक श्रृंखला बनाता है तो उसको हम लोग श्रृंखलन का गुण इसको कहते हैं। जैसे ये कलबंध के साथ में श्रृंखला है, ये डबल बॉन्ड के साथ है। चतुसंयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात कार्बन कार्बन या अन्य तत्व के परमाणु के साथ 4 आबंध बनाने की क्षमता रखता है। अगला है कार्बन का अपर रूप, ऐसे तत्व जो 2 या 2 से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, ऐसे तत्व जो 2 या 2 से अधिक रूपों में पाए जाते हैं तथा इनके भौतिक गुण असमान व रासायनिक गुण समान होते हैं। कार्बन का अपर रूप, ऐसे तत्व जो 2 या 2 से अधिक रूपों में पाए जाते हैं तथा इनके भौतिक गुण असमान व रासायनिक गुण समान होते हैं। देखने में अलग अलग लगते हैं लेकिन इनके रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं। अपर रूप यानी एलोट्रॉप्स कहलाता है। कार्बन के एलोट्रॉप्स कितने हैं? तो एक होता है क्रिस्टलीय, एक अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में 3 प्रकार होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। और अक्रिस्टलीय में भी 2 प्रकार होते हैं, चारकोल, कोयला जिसको कहते हैं, और लैम्प ब्लैक जिसको काजल कहते हैं। एक बार पुनः देखेंगे, कार्बन के अपर रूप 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, यानी क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, और अक्रिस्टलीय में चारकोल यानी कोयला और काजल यानी लैम्प ब्लैक। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप में कार्बन के परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन मतलब एक क्रम से होंगे। हीरा जैसे, हीरा प्राकृतिक पदार्थों में एक ठोस पदार्थ है। हीरा क्या है? ठोस पदार्थ है। हीरा विद्युत व ऊष्मा का कुचालक होता है। हीरा में न तो बिजली प्रवेश करेगी ना ही ऊष्मा। हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कांच काटने में भी किया जाता है। अब हम लोग ग्रेफाइट देखेंगे। ग्रेफाइट क्या होता है? ये पेंसिल में पाया जाता है। ग्रेफाइट अपारदर्शी क्रिस्टलीय नरम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट मुलायम व चिकना होता है। इसका उपयोग पेंसिल व सूक्ष्म शैलों में किया जाता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन कार्बन का शुद्धतम रूप है। इसको बुकमिनिस्टर भी कहते हैं। जब आर्गन की उपस्थिति में ग्रेफाइट को विद्युत आर्क में गर्म करते हैं तब फ्लोरीन का निर्माण होता है। जब आर्गन की उपस्थिति हो और ग्रेफाइट को बिजली से गर्म करें तो फ्लोरीन बन जाएगी। अब देखते हैं कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप, जैसे कोयला और काजल। चारकोल यानी कोयला, ठोस कार्बनिक पदार्थ को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर चारकोल प्राप्त होता है। कोयला कब बनता है? जब लकड़ी को जलाओ और वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, हवा की कमी होती है तो पूरी जल नहीं पाती है लकड़ी और उससे कोयला बन जाता है। चारकोल के प्रकार, एक होता है जंतु चारकोल, एक होता है सुगर चारकोल। एक होता है जंतु चारकोल। जंतु चारकोल जब जंतुओं के अस्थियों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तब जंतु चारकोल प्राप्त होता है। यानी जो जीव जंतु होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, कोई जानवर हो गया, तो उसकी हड्डियों को जब हम हवा मतलब वायु ना ऑक्सीजन ना मिलने पाए और उसको गर्म करें तो पूर्ण रूप से जल नहीं पाएंगी, तो उनसे जो कोयला टाइप प्राप्त होगा उसको हम लोग जंतु चारकोल कहते हैं। इसे अस्थि कोयला के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन बनाने के लिए किया जाता है। भैया इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग चीनी बनाने में किया जाता है। चीनी उद्योग में जो गन्ने का रस होता है उसको कलर मतलब जैसे को गन्ने का रस होता है उसका एक हरा टाइप का कलर होता है, उसको उड़ा दिया जाता है इसके द्वारा और जो है वो सफेद बन जाता है, यानी कलर उसमें कोई नहीं रह जाता है। तो जंतु चारकोल का उपयोग हम लोग करते हैं। शुगर, जब चीनी को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तब शुगर चारकोल प्राप्त होता है। जब चीनी को वायु की अनुपस्थिति में चीनी को जलाओगे, हवा नहीं, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, तब जो ऑक्सीजन मतलब चीनी पूरी जल नहीं पाएगी, तब जो कोयला टाइप बनेगा उसको हम लोग शुगर चारकोल कहते हैं। तो एक बार पुनः साथियों यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ लेना, जंतु चारकोल और शुगर चारकोल। अब हम लोग देखते हैं कार्बन और उसके यौगिक।
का टॉपिक ही चल रहा है, जिसमें हम लोग का क्या पढ़ रहे हैं, लैम्प ब्लैक यानी काजल के बारे में। ये भी आकृष्टलीय रूप है। सरसों के तेल को सीमित मात्रा में जलाने पर लैम्प ब्लैक प्राप्त होता है। सरसों के तेल को सीमित मात्रा में, किसकी सीमित मात्रा में, ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में जलाने पर कोयला प्राप्त होता है। ये एक मतलब लैम्प ब्लैक यानी काजल प्राप्त होता है। जैसे कि आप लोग दीपावली में देखे ही होंगे, काजल में 98 से 99% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, यानी कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा काजल में पाई जाती है। इसका उपयोग रबर में, टायर बनाने में, प्रिंटर की स्याही बनाने में किया जाता है। काजल का उपयोग रबड़ बनाने में, टायर बनाने में व प्रिंटर की स्याही बनाने में किया जाता है। तो भैया ध्यान देंगे, प्रिंटर की स्याही भी किससे बनती है, काजल से बनती है। टायर भी काजल से, रबड़ भी काजल से बनती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जंतुओं व वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को, जंतुओं जिनमें जीवन है, वनस्पतियों में भी जीवन है, उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थों को हम लोग कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे चीनी, सिरका, एल्कोहल, यूरिया, इनका सबका फार्मूला भी होता है कार्बन। देखो चीनी का C12H22O11, तो इसमें देखेंगे आप लोग कार्बन की मात्रा पाई जा रही है। सिरका का भी फार्मूला क्या होता है, एस्टिक अम्ल CH3COOH, इसमें भी C है। एल्कोहल यानी C2H5OH, और इसी प्रकार यूरिया NH2CONH2। तो देखो सब में जो है फार्मूले में भी कार्बन दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसमें कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। अकार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ जो खनिज या अन्य निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। इसमें देखो साफ साफ लिख दिया गया है कि या तो खनिज यानी खनिज में से या निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थों को हम लोग अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे NaCl नमक हो गया, ये Cl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन के यौगिक जिन यौगिकों में कार्बन की उपस्थिति होती है उन्हें कार्बन के यौगिक कहते हैं। जैसे चीनी हो गई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, कार्बनिक यौगिक मार्च गैस यानी मीथेन हो गई CH4। तो ये सब क्या है, ये सब कार्बन के यौगिक हैं। इसमें चीनी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बनिक यौगिक जैसे मीथेन गैस, तो इसमें सब में क्या है, कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं। हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन साथियों कहते हैं। देखिए इसमें मीथेन में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, एथेन में कार्बन हाइड्रोजन है। हाइड्रोकार्बन साथियों दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वह ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के साथ एकल बंध से जुड़ा होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक, सैचुरेटेड वाला, जैसे मेथेन, एथेन। अब देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन 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 परमाणु के साथ कहीं एक जगह द्विबंध या त्रिबंध बनता हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे यहाँ इसका नाम है एथिलीन और इसका नाम है स्टिलीन, यहाँ गलत लिख गया है तो आप लोग देख लेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं, कोई और तत्व है। यहाँ पर मीथेन है, ये तो वही संतृप्त हो गया, एथेन ये भी संतृप्त में चला गया, सोडियम क्लोराइड ये असंतृप्त में हो गया, सुक्रोज, इनके सबके मतलब यहाँ पे सूत्र दिए गए हैं, याद कर लीजिए आप लोग, इनके सबके सूत्र आप लोग पढ़ लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथेन, सोडियम क्लोराइड, चीनी, चूने का पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, खड़िया संगमरमर, चाक, यही फार्मूला रहेगा। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं। धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2, तो ये हो गया धोने का सोडा। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूल यानी कि ईंधन, FUEL फ्यूल। ईंधन क्या होता है, जिन पदार्थों को जलाकर ऊष्मा व ऊर्जा प्राप्त होती है, ईंधन कहलाता है। ईंधन जिन पदार्थों को जलाकर ऊष्मा व ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ईंधन हम लोग कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ईंधन के स्रोत एक तो बायोमास होता है यानी मीथेन गैस कह सकते हैं, ये कोयले की खान, तीसरा पेट्रोलियम की खान, और चौथा कच्चे तेल के कुएं। ईंधन में डीजल भी ईंधन है, पेट्रोल भी ईंधन है, लकड़ी भी ईंधन है, कोयला भी ईंधन है। लकड़ी, कोयला ये तो सब ठोस अवस्था में है,
डीजल पेट्रोल द्रव अवस्था में है और एलपीजी वगैरह गैस गैस अवस्था में। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी, जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधता। जैव विविधता, विविधता का अर्थ भिन्नता होता है, विभिन्नता। किसी विशेष क्षेत्र में जीव जंतुओं, कीटों आदि में पाया जाने वाला अंतर जैव विविधता कहलाता है। जीव जगत, जीवों के पोषण, बनावट, कोशिकीय संरचना आदि लक्षणों के आधार पर जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत, जंतु जगत। 5 भागों में बांटा गया है जीव जगत को, किंगडम को 5 जगह, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर कवक, पादप, फिर जंतु जगत। अब मोनेरा जगत देखते हैं। इसमें ऐसे जीव आते हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका व अविकसित केंद्रक पाया जाता है, यानी केंद्रक पाया जाता है लेकिन अविकसित होता है, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक, तो इसमें प्रोकैरियोटिक होगा। प्रोटिस्टा जगत, इसमें एक कोशिकी व यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनकी कोशिकाएं विकसित होती हैं, अर्थात इसमें केंद्रक पाया जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये सब एक कोशिकीय जीव हैं और यूकैरियोटिक हैं, यानी इसमें केंद्रक पाया जाएगा। यूग्लिना जो होता है ये पादप और जंतु के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। यूग्लिना जो है पादप और जंतु के बीच की कड़ी कही जाती है, इसको याद रखेंगे। कवक जगत, इसमें वे जीव होते हैं जो मृत पदार्थों पर निर्भर होते हैं तथा परजीवी भी शामिल होते हैं। इसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जैसे मशरूम हो गया, सभी प्रकार के कवक हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे पादप जगत। इसमें सभी बहुकोशिकीय हरे पेड़ पौधे शामिल होते हैं। इसमें बहुकोशिकीय होंगे और पेड़ पौधे। इस जगत का फ्लोरा भी इसको कहा जाता है, फ्लोरा फौना। जंतु जगत, इसमें सभी प्रकार के बहुकोशिकीय जंतु शामिल हैं, जिसे फौना भी कहा जाता है। तो देखा आपने, पादप जगत को फ्लोरा, पा फा, फ्लोरा, और जंतु जगत को फा से फौना, उसको फ्लोरा, इसको फौना। कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव जिनके शरीर केवल एक कोशिका से बना हो, एक कोशिकीय जीव कहलाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। यूग्लिना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, घोड़ा, बकरी आदि। सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाएं, जैसे श्वसन, पोषण, वृद्धि, गति, उत्सर्जन, प्रजनन। अगर ये सारी चीजें हो रही, इसका मतलब वो सजीव है। जीव यहाँ पे देखेंगे, जैसे केचुआ, वो कहाँ से सांस लेता है? अपने त्वचा से लेता है। पक्षी अपने फेफड़े से लेते हैं। मछली अपने गिल्स से लेती है और स्तनधारी अपने फेफड़े से लेते हैं। मेढक अपने त्वचा और फेफड़े दोनों से लेते हैं। त्वचा से तब लेते हैं जब वो कहाँ होते हैं? पानी के अंदर होते हैं। फेफड़ों से तब लेते हैं जब वो बाहर होते हैं। मनुष्य और अन्य कुछ जीवों में श्वसन क्या होता है? नाक से सांस लेते हैं, श्वसन नली, फेफड़े से। बाह्यंग, नाक का काम होता है सूंघना, सांस लेना। कान का काम होता है सुनना, आंख का देखना, हाथ का वस्तु को पकड़ना। पैर का काम है चलना, मुख से बोलना, भोजन करना, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होना, जीभ से स्वाद लेना। आंतरिक अंग जैसे मस्तिष्क का काम है सोचना, आमाशय का भोजन पचाना, हृदय का रक्त संचालन करना, फेफड़े का सांस लेना, वृक्क यानी किडनी का काम है रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को अलग करना। अब जंतुओं में पाए जाने वाले अंग तंत्र, जैसे श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र में क्या आता है? श्वसन नली आती है, फेफड़े आते हैं। उत्सर्जन तंत्र में क्या आएगा? वृक्क, किडनी और मूत्राशय आएगा। पाचन तंत्र में मुख आएगा, फिर आहार नाल, फिर आमाशय, फिर यकृत, लीवर। कंकाल तंत्र में कौन आएगा? हड्डियां आएंगी। तो श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र। परिसंचरण तंत्र में आएगा हृदय आएगा, रुधिर आएगा और वाहिकाएं आएंगी। हृदय से ब्लड शुद्ध होगा और उसके बाद में रुधिर में जाएगा, और रुधिर मतलब ब्लड ही हुआ, वो सब कहीं जाएगा, नलियों के द्वारा जाएगा, उनको हम लोग धमनी और सिरा कहेंगे, उनको वाहिकाएं कहते हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, इसमें मस्तिष्क होता है, मेरुदंड होता है, तंत्रिका आदि। अब हम लोग देखेंगे पौधे के भाग। पौधा 2 भागों में होता है, मूल तंत्र यानी जो जड़ वाला भाग होता है, प्ररोह तंत्र जो ऊपर वाला भाग होता है। मूल तंत्र माने भूमिगत भाग जो जमीन के नीचे रहता है। प्ररोह तंत्र में वायवीय भाग होता है जो तना और
पत्ती, तना और पत्ती होती है ऊपर। और भूमिगत भाग में जो जड़ होती है, और जड़ भी दो प्रकार की होती है, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़। एक बार पुनः देखेंगे, पौधे के भाग एक तो मूल तंत्र हो गया नीचे, और एक प्ररोह तंत्र यानी ऊपर वाला। प्ररोह तंत्र में वायवीय श्वसन मतलब वायवीय हवा के संपर्क में रहता है, इसलिए इसको वायवीय भी कह सकते हैं। और इसमें आते हैं दो पार्ट, तना और पत्ती। वहीं भूमिगत भाग में आती है जड़, और जड़ होती है दो प्रकार की, मूसला और अपस्थानिक। मूसला जो सीधे अंदर की तरफ मोटी सी जाती है, और अपस्थानिक जो साइड साइड से निकली होती है। मूल तंत्र, पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है, मूल तंत्र कहलाता है। जड़, पौधे का वह भाग जो प्रकाश व वायु की अनुपस्थिति में भूमि के अंदर हो, जड़ कहलाता है। जड़ दो प्रकार की, मूसला जड़ किसमें पाई जाती है? चना में, मटर में, इमली में। चना, मटर और इमली के पौधों में मूसला जड़ पाई जाती है। वहीं झकड़ा जल यानी अपस्थानिक जड़, जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का, गन्ना, इनकी झकड़ा जल ही ऐसे ही, जैसे आप इनको उखाड़ेंगे तो उखड़ आएंगे। लेकिन चना, मटर और इमली के पौधे इतनी जल्दी से नहीं पड़ते हैं, क्योंकि इसमें मूसला जड़ होती है। आपने कभी खेतों में देखा होगा। जड़ों के कार्य, जड़ पौधों को स्थिरता प्रदान करती है यानी उनको स्थायी बनाती है। जड़ों द्वारा मिट्टी के बहाव को रोका जाता है। जड़ें होती तो मिट्टी बहती नहीं। जड़ों द्वारा पौधे के लिए आवश्यक खनिज व जल पूर्ति की जाती है। जड़ों द्वारा पौधे के लिए आवश्यक खनिज व पूर्ति की जाती है। प्ररोह तंत्र, पौधे का वह भाग जो भूमि से ऊपर पाया जाता है, प्ररोह तंत्र कहा जाता है। जैसे तना, पत्ती, पुष्प। तना, पौधे का वह भाग जो भूमि से ऊपर वृद्धि करता है, तना कहलाता है। तना पौधे को स्थायित्व प्रदान करता है। तना शाखाओं को फैलाता है। तना द्वारा आवश्यक खनिज व जल पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। कुछ भूमिगत तने भोजन को संग्रहित भी कर लेते हैं। पत्ती, पौधे का चपटा हुआ हरे रंग का एक भाग जिसमें पर्णहरित पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, उसको हम लोग पत्ती कहते हैं। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम लोग स्टोमेटा भी कहते हैं। पत्तियों व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन करते हैं। पत्ती के कार्य, पत्तियों द्वारा श्वसन की क्रिया की जाती है। सांस लेना मतलब सांस लेने में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है। पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन यानी अवशिष्ट जल को बाहर निकाल दिया जाता है। पौधे जब श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और जब भोजन मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। पुष्प, पौधे का सबसे आकर्षक व सुगंधित रंगीन भाग पुष्प कहलाता है, जो जनन अंग के रूप में विकसित होता है। पौधे का सबसे आकर्षक व सुगंधित रंगीन भाग पुष्प कहलाता है, जो जनन अंग के रूप में विकसित होता है। पुष्प के भाग बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज, दल पुंज और पुमंग और जायांग यानी पुंकेसर, स्त्री केसर, दल, बाह्यदल। ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये काम होता है नाक, श्वास नली और फेफड़ों का काम होता है। श्वसन, निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, इससे ऊर्जा मिलती है। पत्तियों के रंध्रों द्वारा श्वसन पादप में होते हैं। वृद्धि, जंतुओं व पादपों में लंबाई आदि का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। जंतुओं व पादपों में लंबाई आदि का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। हार्मोन्स के कारण जंतुओं व पादपों में वृद्धि होती है। पोषण, भोजन ग्रहण करके सरल रूप में बदलकर शरीर को ऊर्जा देने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। वे सभी तत्व जो हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हों, सहायक हों, पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक के लिए आवश्यक अंग, पाचन तंत्र, सबसे पहले मुंह में भोजन जाता है, फिर अमाशय यानी पेट में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। परिसंचरण, भोजन जल आदि का संवहन। रुधिर वाहिकाएं हृदय करता है। पौधों में जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा होता है। उत्सर्जन, शरीर के अपशिष्ट व अपचयित पदार्थों को बाहर निकालना। इसमें सहायक अंग उर्वरक कनी, किडनी, मूत्राशय, मूत्र नलिकाएं, त्वचा, त्वचा से पसीना निकलता है, मूत्राशय से मूत्र, और वह किडनी मूत्र को और ब्लड को अलग अलग करती है। पौधों के तने में छिद्र पाया जाता है, जिससे उत्सर्जन की क्रिया होती है। प्रजनन, पादपों जंतुओं द्वारा अपने ही समान नए जीवों को जन्म देना। नर जन्नांग और मादा जन्नांग पाए जाते हैं जंतुओं में। पौधों में पुंकेसर व स्त्री केसर पार्ट होते हैं। हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, हार्मोन्स। हार्मोन एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है जो हमारे शरीर के जैविक क्रियाओं को नियमित एवं नियंत्रित करता है। हार्मोन्स की कमी या अधिकता दोनों हानिकारक है। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। बहिस्रावी ग्रंथि, इसमें पदार्थ वाहिकाओं द्वारा संबंधित अंगों तक पहुंच जाते हैं, जैसे लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि,
दुग्ध ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि पसीने की ग्रंथि में पाई जाती है। लार ग्रंथि लार में पाई जाती है और दुग्ध ग्रंथि स्तनों में पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि, इसमें पदार्थ को बहने के लिए नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती। इसमें पदार्थ को बहने के लिए नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि पदार्थ सीधे रुधिर में फैल जाता है, जैसे पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है और थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मनुष्य के गर्दन में पाई जाती है। कार्य शरीर के उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना और घेंगा नामक रोग से बचाना। स्रावित हार्मोन ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। ये भी हार्मोन का स्राव करती है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। हार्मोन्स 13 प्रकार के हार्मोन पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन जीएच, इस हार्मोन से शरीर की उचित वृद्धि होती है। इसकी कमी से व्यक्ति बौना हो जाता है। इसकी अधिकता से व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, इस हार्मोन से यानी इसको हम लोग एफ और एफ के नाम से जानते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, इस हार्मोन से पुरुषों में जनन क्षमता में वृद्धि होती है। इसके कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। एलटीएच, ये एलटीएच या शिशुओं के लिए दुग्ध स्राव का कार्य करता है। ठीक। अग्नाशय ग्रंथि, ये गृहिणी के पास होती है, डियोडेनम के पास। ये इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं के द्वारा, देखो अल्फा, बीटा और डेल्टा, गामा कह लीजिए या डेल्टा, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। डेल्टा कह लीजिए तो अल्फा का काम होता है ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावण करना, जो रुधिर में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। वहीं बीटा हार्मोन, बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती हैं, जो रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियमित करती है, जिससे मधुमेह नामक बीमारी नहीं होती है। का रुधिर शर्करा का नियमन करना। जनन ग्रंथि, जो जनन क्षमता में सहायक ग्रंथि को जनन ग्रंथि कहते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोजन देखते हैं। एस्ट्रोजन या महिलाओं के रज चक्र को नियंत्रित करता है, यानी मासिक चक्र को, रजो चक्र को नियंत्रित करता है एस्ट्रोजन, यानी ये महिलाओं में पाया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन भी महिलाओं में पाया जाता है। इसे गर्भ हार्मोन भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य गर्भाशय को गर्भ के लिए तैयार करना होता है। टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों में पाया जाता है। इसको हम लोग एंड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। यह पुरुषों में पाया जाता है और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकसित करता है। पादप हार्मोन्स, साथियों माइक लगी थी तो पता ही नहीं चला कि कहाँ से वॉइस का माइक मेरी ऑफ हो गई और वॉइस आप लोगों तक नहीं पहुँच पाई, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देते हैं इसके आगे। जनन ग्रंथि, जो जनन क्षमता में सहायक ग्रंथि को जनन ग्रंथि कहते हैं, यहाँ हमने पढ़ा दिया है। एस्ट्रोजन या महिलाओं के रज चक्र को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरॉन, इसे गर्भ हार्मोन्स भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य गर्भाशय को गर्भ के लिए तैयार करना होता है। टेस्टोस्टेरोन, ये इसी को एंड्रोजन के नाम से भी जानते हैं, पुरुषों में पाया जाता है। द्वितीयक लक्षणों को विकसित करता है। पादप हार्मोन्स देखते हैं। वे हार्मोन जो पादपों में वृद्धि विकास के लिए सहायक होते हैं। पादप हार्मोन, जिसको हम लोग ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन के नाम से जानते हैं। ऐच्छिक क्रियाएं, वे क्रियाएं जो मानव की इच्छा अनुसार की जाती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, रील देखना आदि। अनैच्छिक क्रियाएं, वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा से ना हो, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हृदय का धड़कना, सांस लेना, भोजन पचाना, अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण करना। प्रचलन अंग, जिन अंगों के द्वारा जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, अंग को प्रचलन अंग कहते हैं। जैसे पैर, पंख आदि। पैरों से पक्षी उड़ सकते हैं, पंखों से उड़ सकते हैं और पैरों से चल सकते हैं हम लोग। प्रजनन, अपने ही समान नए जीवों को जन्म देने की क्रिया प्रजनन कहलाती है। मादा जननांग अंडाशय होता है और नर जननांग वृषण होता है। नर जननांग क्या होता है? वृषण होता है। और मादा जननांग क्या होता है? अंडाशय होता है। केंचुए के एक ही शरीर में नर व मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग द्विलिंगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विलिंगी। सूक्ष्म जीवों का संसार,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे जीव जिसे मनुष्य अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकता सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इसे जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस और कवक, फंगी और प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जैविकी में किया जाता है। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को। जीवाणु की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है जिसका आकार गोल, सर्पिलाकार, छड़नुमा होता है। जीवाणु स्थल, जल, वायु तीनों में पाए जाते हैं। विषाणु वायरस की खोज किसने किया था? इवानोस्की ने किया था। विषाणु प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल से बना परजीवी होता है, यानी जब तक ये शरीर के बाहर रहता है तब तक ये निर्जीव रहता है। जब शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो ये सजीव हो जाता है। विषाणु एक कोशिकीय जीव होता है। विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, इसीलिए इसको सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। जैसे यूग्लिना को हम लोग किसके बीच की कड़ी मानते हैं? आप लोग कमेंट करेंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ाया था, पादप और जंतु के बीच की कड़ी को हम लोग कहते हैं यूग्लिना को पादप व जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। उसी प्रकार से विषाणु को, वायरस को हम लोग सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। प्रोटोजोआ शब्द प्रोटोजोयन से बना है, अर्थात वे जीव जो सबसे पहले प्रकट हुए उसे हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं, जो सबसे पहले प्रकट हुए। प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ विभिन्न प्रकार के आकृति व आकार में पाए जाते हैं। कवक में पर्णहरिम नहीं पाए जाते। यह परजीवी, मृत्योपजीवी, सहजीवी के रूप में पाया जाता है। कवक की संरचना धागेनुमा होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवाल में पर्णहरिम पाए जाते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ शैवाल एक कोशिकीय, कुछ शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। सूक्ष्म जीवों से लाभ, घरेलू उत्पादों जैसे दही, इडली, पनीर आदि में सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं। जैसे दही में लैक्टोबैसिलस होता है, इडली हो गई, पनीर हो गया। औद्योगिक क्षेत्र में भी लाभदायक है, जैसे शराब को बनाने में किण्वन प्रक्रिया होती है। दवाओं में भी इसका उपयोग होता है। कवक से प्राप्त प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने किया था। उर्वरक में भी इसका उपयोग होता है। पर्यावरण में भी इसका उपयोग होता है। सूक्ष्म जीवों से हानि भी होती है। मनुष्य में रोग कारक, जुकाम, सर्दी, जंतुओं में रोग कारक, पौधों में रोग कारक, भोजन में भी विषाक्तता का काम करता है। जीवाणुओं से होने वाले रोग का ट्रिक है पंडित का टिक, न्यू है सीगो, पा से प्लेग, दा से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, टीबी, का से काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड और निमोनिया और हैजा। सिफिलिस, गोनेरिया भी इसी से होता है। कवक से होने वाले रोग, गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजापन, दाद, दमा, खाज, एथलीट फ्रूट, हाथी पाँव जिसको कहते हैं। विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग, रेखा 6 इंच की टोपी महंगी जायड, या रेखा हमें हिट करके पहुँचे छोड़ गई। रे माने रेबीज, खा से खसरा और हमें माने हर्पिज, में मेनिंजाइटिस, हमें हिट करके हिपोटाइटिस, ट्रेकोमा, कोरोना, ठीक, छोटी माता पीछे छोड़ गई, ठीक, ये सभी है। चेचक, पीलिया, जापानी बुखार आप लोग देख सकते हैं। डेंगू भी। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, पापा मैं कल सो गया, पा माने पायरिया, पा माने पेचिस, माँ माने मलेरिया, कालाजार, निद्रा रोग से। प्रतिजैविक दवाएं, एंटीबायोटिक मेडिसिन यौगिकों का वह समूह होती है जो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि के संक्रमण से होने वाले रोगों से बचाव करती हैं। या तो जीवाणुओं को ये मार डालती हैं या उनके विकास को कम कर देती हैं। तालाब के एक बूंद में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। तो कवक, शैवाल, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ। एक ऐसे कवक का नाम बताइए जो सब्जी के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे मशरूम, कैथेरेलन। दही में पाया जाने वाला लैक्टोबैसिलस, दाल व पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम। परिरक्षण व प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। इस प्रक्रिया में भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता और पौष्टिकता बनी रहती है। परिरक्षण, स्थायी परिरक्षण और अस्थायी। स्थायी चीनी अगर मिला दोगे तो वो काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होगी। धूप में रख दोगे या सुखा लोगे तो काफ़ी दिन खराब नहीं होंगे। अस्थायी, ठंडे वातावरण में रखोगे तो वो कुछ देर के लिए सही रहेगा, फिर वो खराब जाएगा। नमी से दूर रखकर, वायु से दूर रखकर, तो इनसे कुछ दिनों के लिए बचा जा सकता है। आहार या भोजन परीक्षण की विधियाँ, निर्जलीकरण द्वारा पानी सारा निकाल दीजिए, रसायन को डाल दीजिए, या तो ठंडा करिए या अचार द्वारा, सुखाकर या उबालकर।
किण्वन इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल जाता है। यह प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों की सहायता से होती है। अल्कोहल या शराब का बनना किण्वन का उदाहरण है। दूध से दही बनना भी किण्वन का उदाहरण है। पाश्चुरीकरण 63 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे आधा घंटे तक गर्म करना है। फिर थोड़ा और तापमान बढ़ाना है 72 डिग्री पर 15 मिनट। फिर एकदम से उसको ठंडा करना है 15 डिग्री सेल्सियस पे लाना है और पैकेट में बंद कर देना है। इससे खराब नहीं होगा दूध। पाश्चुरीकरण की खोज की थी लुई पाश्चर ने। इस विधि में सबसे पहले दूध को 63 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आधा घंटे तक गर्म करते हैं। उसके बाद 72 डिग्री तापमान पर तक गर्म करते हैं। फिर 10 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं, यानी ठंडा कर लेते हैं एकदम से। फिर किसी जीवाणु रहित पैकेट में बंद करते हैं, किसी ठंडे स्थान पर रख देते हैं। चेचक की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। जीवाणु की खोज लेवेनहॉक और विषाणु की इवानोव्स्की। पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पाश्चुरीकरण लुई पाश्चर। प्राकृतिक संपदा में उसका संरक्षण। प्रकृति से प्राप्त सभी वस्तुएं प्राकृतिक संपदा होती है। जल, पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत आदि। प्रकृति से प्राप्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो वस्तुएं मनुष्य के लिए उपयोगी हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाती। पेट्रोलियम, वन, जल, वायु आदि। प्राकृतिक संपदा नवीकरणीय संपदा, अनवीकरणीय संपदा। नवीकरणीय संपदा जिसे समाप्त न किया जा सके, सूर्य, वायु, जल। अनवीकरणीय संपदा जिसका भंडार सीमित हो, वन, पेट्रोलियम, खनिज आदि। नवीकरणीय संपदा, अनवीकरणीय। नवीकरणीय यानी जिसको समाप्त न किया जा सके, सूर्य की गर्मी को वायु, हवा और जल को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनवीकरणीय संपदा जिसका सीमित भंडार हो, जिसे समाप्त हो जाए, वन, पेट्रोलियम, खनिज आदि। कोयला भी। प्राकृतिक संपदाओं के नष्ट होने का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, प्राकृतिक संपदाओं का दुरुपयोग, युद्ध, रसायनों के प्रयोग, मानव हस्तक्षेप, मानव का उच्च स्तरीय जीवन। जल संरक्षण किस प्रकार करेंगे? प्रणाली में बदलाव करके। जल का दुरुपयोग न करें। नालियों नदियों की सफाई हो नियमित। मृदा संरक्षण, अधिक खाद व कीटनाशक के प्रयोग से बचें। मृदा अपरदन का बचाव। मकान आदि को बनाने के लिए पेड़ पौधों की कटाई न करें। वनों का संरक्षण, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाएं। जीवों का विलुप्तीकरण, जीवों का संसार से गायब हो जाना अथवा इनके प्रजातियों की संख्या में कमी आना विलुप्तीकरण कहलाता है। संकटापन्न जीवों की प्रजातियां पिछले कुछ वर्षों से ऐसे जीव जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है और विलुप्त हो रहे जीवों को संकटाग्रस्त जीव कहलाते हैं, जैसे चीता, गौरैया, दरियाई घोड़े, तेंदुआ, गंडा आदि। वैश्विक स्तर पर संकटाग्रस्त जीवों की सूची तैयार की जाती है, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। आइए देखते हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1882 और भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980। यह आप लोग ध्यान रखेंगे तीनों चीज़ें। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1882 और भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये तीनों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल दिवस 22 मार्च, वन दिवस 21 मार्च और वन दिवस, पहले वन दिवस 21 मार्च याद कर लीजिए, फिर जल दिवस 22 मार्च, फिर पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, फिर जैव विविधता दिवस 22 मई। सब लाइन से हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, फिर वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई, फिर ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डे 16 सितंबर। गिद्ध संरक्षण योजना 2006। खनिज वे पदार्थ जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं, जैसे कोयला, लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक, पेट्रोलियम आदि। खनिज अयस्क वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक व अशुद्धियों की मात्रा कम हो, अयस्क कहलाते हैं। ये अयस्क हाइडिंग है यहाँ पर, जैसे बॉक्साइट, मैग्नेटाइट आदि। क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? नहीं। सभी खनिज मतलब जितना खुदाई करोगे सब अच्छे नहीं होंगे। क्या सभी अयस्क खनिज होते हैं? बिल्कुल। जितने भी अयस्क बनेंगे वो खनिज से ही निकलेंगे। लौह खनिज वे खनिज जिनमें लोहा धातु पाई जाए, लौह खनिज कहलाते हैं, जैसे सभी लोहे के अयस्क, मैग्नीज आदि। अलौह खनिज ऐसे खनिज जिसमें लोहे की मात्रा न पाई जाए, अलौह कहलाए, सोना, चांदी, बॉक्साइट, सीसा आदि। अणुशक्ति वाले खनिज यूरेनियम, ग्रेफाइट, बेरिलियम आदि। खनिज लौह खनिज, लौह अयस्क, अलौह खनिज, सोना, चांदी, तांबा आदि। अणुशक्ति वाले खनिज यूरेनियम, ग्रेफाइट। लौह अयस्क वह अयस्क जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाए, लौह अयस्क कहलाता है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। लौह अयस्क में लोहे की मात्रा 60 से 70% तक पाई जाती है। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। पहला चीन का, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का, तीसरा ब्राज़ील का। पहला चीन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, अगला ब्राज़ील। लौह अयस्क का भारत में उत्पादन
उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में। 3 भारत के उड़ीसा राज्य में कुल उत्पादन का 1/2 भाग से अधिक उत्पादन होता है। लॉएस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये सब लोग आप लोग याद कर लीजिएगा। अभ्रक पढ़े थे। अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। भारत में कुल अभ्रक का 80% उत्पादन होता है। इसका उपयोग भट्टियों में बिजली के सामान बनाने में किया जाता है। बिहार, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश में अभ्रक का उत्पादक क्षेत्र ज़्यादा होता है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये ब्रह्मांड पढ़ते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, उपग्रह सभी का समूह ब्रह्मांड कहलाता, मतलब सब लोग समूह जो होता है ब्रह्मांड कहलाता है। सौरमंडल में 8 ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसको यूरेनस, इसको नेपच्यून कहते हैं। प्लूटो को हटा दिया गया है। बुध को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। शुक्र को चमकीला ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। शुक्र और पृथ्वी की जुड़वा बहनें भी कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं आयरन ऑक्साइड के कारण। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के पास 88 उपग्रह हैं और 88 उपग्रह नहीं 88 दिन इसको लगते हैं परिक्रमा करने में। सबसे दूरस्थ ग्रह नेपच्यून और प्लूटो है। ग्रह जो पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी, मंगल आदि। उपग्रह जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी की करता है। असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग यानी जन्मजात रोग, जन्म के बाद रोग। जन्मजात रोग जैसे अनुवांशिक रोग होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाता है। और जन्म के बाद जो संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। अनुवांशिक रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। शिव ही सुंदर है, इसकी ट्रिक है सिंड्रोम, वर्णांधता और हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और सिंड्रोम। जन्म के बाद जो पूर्वजों के कारण ना हो बल्कि जन्म के बाद हो। संक्रामक रोग जैसे हवा पानी से इससे हो जाए, एड्स, सर्दी जुकाम बुखार आदि। असंक्रामक रोग वे रोग जो एक दूसरे व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न फैलते हो। असंक्रामक रोग शुगर, कैंसर, हृदय रोग, रक्तचाप, ये एक दूसरे से नहीं फैलेंगे। डायबिटीज़ यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, ये हमने आपको बता दिया है पहले ही। ये मधुमेह रोगी को क्या नहीं खाना चाहिए? चीनी, गुड़, गन्ने का रस, शहद आदि सभी मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। आलू, चावल, चुकंदर, किशमिश, छुहारा, अंजीर, पेस्ट केक आदि ये सब नहीं खाना चाहिए। हाँ, रक्त दाब नापना चाहिए किससे? स्फिग्मोमैनोमीटर से। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।